जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं औसत, जिसको इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। ठीक है, आज हम इसमें बेसिक कंप्लीट पढ़ेंगे औसत का और इसके कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको औसत अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे पहले मैं और चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज इसका हम पार्ट 1 देखते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम इसके बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत। देखिए, औसत क्या होता है? औसत होता है दिए गए परिणामों का योग, यानी कि जो भी आपको परिणाम संख्या दी है उनका सबसे पहले योग यानी कि योगफल जोड़ पता होना चाहिए बटे परिमाणों की संख्या, यानी कितने परिमाण। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाऊँ, मान के चलिए एक कोई संख्या 30, 32, 48 है ना, इस प्रकार से 52, ये संख्याएं अलग अलग। इन सभी का हमें निकालना पड़ेगा पहले योगफल और बटे संख्या। देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से ना, तो इन सभी का योगफल बटे संख्या, इससे हमारा क्या निकल जाता है? औसत, एवरेज निकल जाता है। इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक ही फॉर्मूला हमको याद रखना है, बाकी इसी की मदद से हम बाकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिए गए परिणामों का कुल योग निकालना है ना, कुल योग, तो क्या करेंगे? जो औसत है ना, औसत में परिमाण की संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा? औसत गुणा परिमाणों की संख्या बराबर दिए गए परिमाणों का योग, है ना। इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं आगे। अब आगे देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट भी है एक, और प्रश्न भी ऐसा ज़्यादातर सीधा ही पूछ लिया जाता है। इसको समझिएगा कि माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल हमें बताना है। देखिए, मैं साइड में भी समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है। देखिए, ए से जा रहा है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर, और बी से उतनी ही दूरी वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट रहा है। तो जाने और आने में औसत इसकी चाल हमें बताना है। तो हमेशा इसको देखिए डायरेक्ट याद रखिए, 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आएगी। इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछा हो, एक्स वाई के फॉर्म में परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीधा आंसर होगा 2xy बटे x प्लस वाई। यदि वो मान के चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो x की जगह 50 रखिएगा, y की जगह 60 रखिएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो उस पूरी यात्रा में जो औसत चाल है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले हैं जिससे कि हम योगफल निकालते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपके लिए, लिख लिख कर एक दो बार आप पढ़ेंगे तो सिंपली याद हो जाएंगे ना। सिंपल है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होता है? जैसे कि देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या कैसी होंगी? जैसे 1 2 3 डेड डेड एस कहाँ तक जाएंगे? n तक, यानी कुछ भी हो सकता है, 500, 1000, 10,000 n की वैल्यू है ना। एक से लेकर जहाँ तक भी संख्या जाएगी उन सभी का हमें योग निकालना है, योगफल। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 n ब्रैकेट में n+1। याद कर लेना, इसका हमें प्रश्न में यूज़ होगा, क्योंकि पहले हमें योगफल निकालना पड़ेगी बटे परिमाणों की संख्या, तभी हमारा औसत निकल पाएगा। अब आगे हम समझते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। विषम संख्या क्या होती है? मैंने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आपको अच्छे से डीपली पढ़ा दिया है कि जिन संख्याओं में देखिए एक और स्वयं का लाभ किसी और से भाग ना जाए, वो विषम संख्या होंगी। अब यहाँ पे वही कह रहा है n प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग। सीरीज कैसे चलेंगे? 1 3 5 डेड डेड ऐसे ना, 2n-1, यानी कि यहाँ भी विषम संख्या आई, कोई भी n की प्लेस पे आप संख्या रख के देखें। तो इस प्रकार से जो विषम संख्या होंगी, आगे जितनी आगे भी जाएँ उन सब का योगफल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला हो डायरेक्ट n²। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऐसे आगे समझते हैं। आगे है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग। सम संख्या कौन सी होंगी? 2 4 6 इस प्रकार डेड डेड एस। तो सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो वो हमारा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा n+1। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला। इनको आप लिख कर थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि इनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिससे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर पाएंगे। आगे है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग यानी कि 1 का स्क्वायर +2 का +3 का डेड डेड n²।
इस प्रकार की सीरीज़ होगी उसका योगफल निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से 1/6 n n+1 2n+1। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला और देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश n क्यूब। तो इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/2 n n+1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना और इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज यहाँ पर इन सभी की PDF मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, एक एक प्रश्न पर परीक्षा में बिल्कुल एज अ टेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। हम समझते हैं यहाँ पर, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब समझना, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। औसत हम कैसे निकालते हैं, मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन आगे से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि स्टेप बचाना। औसत बराबर होता है कुल योग, यानी जितने परिमाण हैं उनका कुल योग बटे संख्या। औसत इसी प्रकार से निकलता है। तो पहले हमें 50 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका कुल योग निकालना पड़ेगी। ठीक है, और हमें पता ही है 50, देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्या है ना, तो यहाँ पे संख्या कितनी है, टोटल 50 ही है। तो यहाँ पे कुल योग, तो कुल योग के लिए हमने अभी देखा था, देखिए मैं आपको सीरीज भी बना के बताता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 डैश कहाँ तक, 50 तक जा रही है ना, 50 तक सीरीज जा रही है। इसका मैंने फॉर्मूला देखा था 1/2 n है ना, n n+1 में अभी पूरा लिख देता हूँ। n क्या है, यहाँ पे कितने टोटल नंबर हैं वो यहाँ पे n की वैल्यू है, तो n यहाँ पे 50 है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर 50 तक जो संख्या है कितने, 1 2 3 4, इनको काउंट करेंगे 50 तक तो 50 ही आएगा। तो 1/2 गुणा 50 और यहाँ पे 50 और 1 51, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, तो हमें कितना मिला यहाँ पर 25 गुणा 51 मिला। आप चाहे तो इसका गुणा कर लें, नहीं करना चाहे तो अभी मत करिए क्योंकि अभी हमें क्या मिला है, कुल योग अकेला मिला है ना, तो गुणा ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औसत के लिए हमें मिल गया कुल योग, कुल योग है 25 गुणा 51 बटे संख्या। संख्या कितनी है, 1 से लेकर 50 तक 50 ही है। तो देखिए नहीं भी काटेंगे 25 से यहाँ पे कट जाएगा, 25 दूनी 50, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 5 10, 1 बचेगा 2 5 10, तो 25.5 आपका औसत एवरेज निकाल के आ गया। कोई समस्या हुई तो आगे से हम इस टाइप बचाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, इस प्रकार से हो सकता है सीरीज़ भी ना लिखूं, फॉर्मूला भी ना लिखूं, बस 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हम बिल्कुल आराम से सवालों को समझते हुए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो ये 60 तक की विषम प्राकृत संख्या है, तो सीरीज ऐसे बनेगी 1 3 5 है ना, डैश कांच तक, 60 तो सम है, इससे पहले विषम 59, ऐसे ही बनेगी ना सीरीज। तो इसका औसत निकालना, औसत के लिए पहले कुल योग निकालना पड़ेगी। तो कुल योग के लिए योग के लिए हमने पहले सीरीज का फॉर्मूला क्या देखा, n²। ठीक है, n² यानी कि 1 से लेकर 60 तक जो संख्या है इनमें विषम संख्या कितनी होंगी, क्योंकि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 हुई, यानी एक संख्या छोड़कर है। तो 60 की आधी हो जाएंगी 30। ठीक है, तो n की संख्या हो जाएगी 30, स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 900। तो कुल योग हो गया हमारे पास 900। एवरेज निकालने के लिए कुल योग चाहिए बटे कुल संख्या। कुल संख्या 1 3 5 है ना, 59, यानी एक छोड़कर है, तो कुल संख्या कितनी होंगी यहाँ पर 30 होंगी। तो 0 0 3 से काटें, 3 3 9 और 0, तो एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 30 निकल कर आ गया। कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 50 तक की यहाँ पर संख्या पूछी है, लेकिन यहाँ पे सम प्राकृत संख्या पूछी है ना, इनका औसत। तो 50 तक की सम प्राकृत संख्या कैसे होंगी, 2 4 6 है ना, ऐसे डैश, और अंतिम सम संख्या 50 ही होगी। तो इस प्रकार से सीरीज़ बनेगी।
तो इसका योगफल निकालेंगे। तो देखिए हमने सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या देखा था कि योगफल होता है n+1, है ना। तो यहाँ पर 50 तक में n की संख्या कितनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 के बाद यहाँ पे 3 छोड़ रहे हैं, 4, 5 छोड़ रहे हैं, 6, तो एक एक छोड़ रहा है। तो यहाँ पे 50 की आधी n की संख्या होगी 25, है ना। इनको काउंट करना है, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे 50 तक तो 25 ही मिलेगी। 25 और 1 26। तो ये क्या आ गया आपका योगफल आ गया, आप इसको गुणा भी ना करें। औसत निकालना है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, कुल योग। योग है 25 गुणा 26, और संख्या कितनी होगी, 1 2 3 ऐसे संख्या काउंट करें आप, वही संख्या आपकी 25 ही होगी। कुल संख्या 25 से 25 कट गए, एवरेज आ गया आपका 26। ठीक है, इतने ही जल्दी परीक्षा में हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस अभी हमारे पास देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं, जिसके कारण हम आपको टाइपिंग करके प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो जल्दी ही हम एक प्रोफेशनल जो वीडियोज़ है उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपको भी बहुत हाई क्वालिटी में जो वीडियोज़ है वो मिल पाएंगे ना। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% आपके काम आने वाला है। बिल्कुल भी यहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है दोस्तों, है ना। एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है, बस आप इसकी वैल्यू को समझना और प्रैक्टिस करना, है ना। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के पास डिजिटल स्टूडियो हो, बोर्ड हो, तभी वो आपके लिए टीचिंग करा पाए और वही आपके लिए बहुत बेस्ट पढ़ाता हो। कहीं से भी पढ़िएगा जहाँ से समझ में आता है उसी से पढ़िएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी आपको समझ में आए तो वहाँ से ज़रूर पढ़ना। चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर जाते हैं। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः है 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष। इनकी औसत आयु हमें निकालना। सिंपल प्रश्न है। ए बी सी की अलग अलग आयु औसत क्या आयु दी है, तो कुल योग निकालेंगे आयु का, ठीक है, बटे कुल संख्या। 1 2 3 परिमाण कितने हैं, 3 है इनकी संख्या, तो क्या निकल जाएगा एवरेज करिएगा प्लस 6 दूनी 12 और 2 14, 14 की 4 हसलाई 1 5 5 3 8 और 8 3 कितने हो जाएंगे 2 10 11 114 बटे 3, 3 से काटें 3 3 9 2 बचेंगे, 3 7 21 8 24, तो उनका एवरेज आ गया 38 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस लेवल के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार है 30 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत जो भार है उसमें 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार हमें बताना है। देखिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, समझिएगा इसको। प्रश्न ऐसा परीक्षा में पूछा ही जाता है ना। एक कक्षा में 31 छात्र हैं, उनका औसत है 30 किलोग्राम। पहले इनका कुल निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आप समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि देखिए 31 छात्र हैं और औसत कितना है 30, तो औसत में हम संख्या का गुणा करेंगे, औसत में संख्या का, तो कुल ही मिलेगा, कुल योग। बस समझ में आ रही है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, समझ लेना आप। औसत है, औसत में हम क्या कर रहे हैं, संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कुल योग मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या, बटे में संख्या है, तो संख्या का हम औसत में गुणा कर दें तो कुल योग मिलेगा। तो यहाँ पर औसत 31 छात्रों का 30 किलोग्राम, औसत में संख्या से गुणा कर रहे हैं, 31 छात्रों का हमें क्या मिल जाएगा, कुल यहाँ पे भार मिल जाएगा, वजन मिल जाएगा। ठीक है, 31 छात्रों का ऐसा समझ जाइए। 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि 930 किलोग्राम इनका भार होगा। अब यहाँ पे समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिए जाए, 31 छात्र हैं, अध्यापक भी शामिल हो गया, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 32। ठीक है, तो 32 हो गए। इससे क्या हो गया, औसत भार जितना था उसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। पहले कितना था औसत 30 किलोग्राम, 500 ग्राम और बढ़ गया, यानी कि ½ kg और बढ़ गया।
तो अब संख्या देखिए, पहले औसत देखें यहाँ पर 30 और प्लस 500 ग्राम बढ़ गया ना, 30 औसत तब 500 ग्राम बढ़ गया। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम, इसको भी किलोग्राम में बदलें तो 1000 से हमें भाग देना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1/2, 2 से यहाँ पे भाग लगाएंगे 1 में तो कितना आएगा 0.5। तो 30 प्लस 0.5 कितना बनेगा यहाँ पे औसत 30.5। बात समझ आई? 500 ग्राम की औसत में वृद्धि हो गई ना यहाँ पर। तो 30 था तो 500 ग्राम और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 3.5 किलोग्राम। लेकिन औसत इतना हो गया और संख्या कितनी हो जाएगी 32, क्योंकि अध्यापक और शामिल हो गए, एक संख्या बढ़ गई। तो 32 जो है अध्यापक सहित इनका कुल भार कितना होगा औसत इंटू संख्या। तो इनका गुणा आप अलग से कर दीजिएगा, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 3 6, 3 से करें 5 15, 3 3 9, 0 6 7 9, पीछे से एक अंक और दशमलव आएगी तो कितना आ गया 976 kg। अब यहाँ पर पूछा अध्यापक का भार कितना होगा। अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पे 31 हैं छात्र और अध्यापक इसमें शामिल हो गया तो 32 हो गए। तो 32 लोगों का कुल भार में से 31 लोगों का कुल भार माइनस कर देंगे तो हमें किसका आ जाएगा, जो उसमें सम्मिलित हुआ अध्यापक उसका भार आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए 32 लोगों के भार से 31 लोगों का भार आप माइनस करिएगा, 6 4, ठीक है, कितना आ गया 46 किलोग्राम। तो देखिए अध्यापक जो है उसका भार होगा 46 किलोग्राम। बात समझ आ गई या नहीं आई? ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है, बिल्कुल अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया नाविक आया उसका भार कितना होगा वो हमें बताना। देखिए टोटल 10 नाविक थे, है ना, इसमें से 56 किलोग्राम का एक चला गया, है ना, और उसके स्थान पर कोई दूसरा नया व्यक्ति आ गया जिससे औसत भार कितना 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो नया जो नाविक है उसका भार हमें बताना है। तो यहाँ पे समझना व्यक्ति अभी भी उतने ही हैं 10, एक गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया, 56 किलोग्राम का गया और दूसरा आया, उसके आने से वृद्धि हो रही है इतने ग्राम की, यानी कि इससे तो अधिक का आया होगा, 56 से अधिक का आएगा। ठीक है, कितना अधिक आएगा तो हम यहाँ पे देखते हैं, औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हुई है। तो नए नाविक का भार बताना है। तो हम 10 नाविकों को कुल पहले हम देख लेते हैं। हमें 10 नाविकों का औसत पता नहीं है, तब मान के चलते हैं जो 10 नाविक हैं उनका औसत है x। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे तो इनका कुल कितना होगा, औसत मान के चले हम x, ठीक है। तो औसत इंटू संख्या, तो कुल होगा इनका 10x किलोग्राम। अब यहाँ पर देखना कि मान के चलते हैं जो नया व्यक्ति आया उससे औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हुई है, औसत x था, ठीक है, इसको हम kg में मान के चले हैं, ठीक है, और 800 ग्राम इसमें औसत बढ़ गया तो इसको भी किलोग्राम में बदलें तो 1000 से भाग देना पड़ेगी, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से काटें 2 4 8, 2 5 10, यानी कि नया औसत होगा x प्लस 4/5, ठीक है, 10 व्यक्तियों का नया औसत। तो 10 व्यक्तियों का कुल हम योग देखें तो क्या होगा, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। अब 10 से इसमें गुणा करें कितना आएगा 10x प्लस 10 का यहाँ पे होगा 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8। तो जो देखिए औसत के बाद 10 जो नाविक हैं इनका कुल योग होगा 10x प्लस 8, और पहले था कितना इनका कुल योग 10x। तो यहाँ पर एक बात समझना, कुल योग में कितना परिवर्तन आया, पहले 10x था, कुल योग अब हो गया 10x प्लस 8, यानी कि 8 किलोग्राम सीधे सीधे यहाँ पर बढ़ गया, 8 किलोग्राम सीधा सीधा बढ़ गया ना। बात समझ आ रही है? तो कुल मिलाकर बात क्या है, 56 किलोग्राम का गया है और दूसरा आया है जिससे वृद्धि हुई है, तो यानी 8 किलोग्राम की टोटल वृद्धि हुई है। तो इसमें 8 जोड़ दें तो जो नया नाविक आया उसका आपको भार पता चल जाएगा। तो 56 4 60 और 4 64, यानी कि 64 किलोग्राम का व्यक्ति आया है।
बात क्लियर है या अभी भी कोई समस्या है? यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप फिर से पीछे जाकर एक बार देख लेना। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं और आप मुझसे कमेंट से भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज के माध्यम से भी डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर 11 परिमाणों का औसत है 50। यदि प्रथम 6 जो परिमाण हैं इनका औसत है 49 और अंतिम 6 परिमाण है उनका औसत है 52, तो छठा परिमाण ज्ञात करना है। यहाँ पर समझना 11 परिमाणों का कुल औसत है 50 और 6 और अगले 6, यानी कुल 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा, अगले देखिए 6 का औसत इतना है, 6 का कुल मिल जाएगा, अगले 6 का औसत इतना है, अगले 6 का कुल मिल जाएगा, तो 6 और 6 12, तो 12 का हमें क्या मिल जाएगा कुल मिल जाएगा। तो 12 के कुल जो योग है उससे 11 के कुल योग को माइनस कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो हमारी छठा परिणाम ही मिलेगी, है ना। इस पे मत जाइएगा छठा है सातवां है, बस यहाँ पे समझना 6 दूनी 12 यानी 12 में से 11 परिणामों का माइनस करेंगे तो जो नेक्स्ट जो पूछा है वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले समझिएगा 11 परिणामों का औसत इतना है, तो 11 का कुल कितना होगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँ तो 11 का होगा देखिए औसत इंटू संख्या, तो 11 5 55 550। अब आपको इसको माइंड में याद रखना है कि 11 परिणामों का कुल है ना। अब अगले 6 का कितना आएगा कुल, तो औसत इंटू संख्या, ठीक है। तो 6 नाम है 54 हासिल आई 5, 6 चौके 24 और 5 29, ठीक है। तो अगले 6 का कुल आ गया, तो इसको माइंड में ही हम क्लियर रखेंगे। अब अंतिम 6 इनका औसत है 52, औसत इंटू संख्या, 6 दूनी 12 हासिल आई 1, 6 5 30 और 1 31। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 का परिणाम का कुल योग और 6 का, तो 6 और 6 टोटल 12, तो 12 परिणाम का कुल कितना होगा, इनको जोड़ दें 294 प्लस 312 और इससे हम 11 परिणाम का कुल योग जितना है इसको माइनस करेंगे 550 को, तो इसको प्लस करें कितना आएगा 4 2 6 9 और 1 10 सिलाई 1 4 2 6 606, इससे माइनस करेंगे 11 परिणामों का, तो 12 से 11 का माइनस होगा जो अगला पूछा है वो आ जाएगा 6, 10 से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि छठा परिणाम वो आपका कितना आ जाएगा 56, ठीक है। तो आंसर देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसा प्रश्न भी एक बार परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे 6 हो सकता है कि आपसे पूछ ले यहाँ पर 13 परिणामों का औसत इतना है और प्रथम 7 परिणामों का औसत इतना और अंतिम 7 परिणामों का औसत इतना, यानी 7 और 7 14 का आपको पता है और 13 का आपको पता है, तो 14 से 13 का माइनस कर दें तो 7वां परिणाम पूछे तो उसका मान भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कुछ प्रश्न यहाँ पे बेसिक वाले जो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो से हम और आगे के एडवांस प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न ही है, इसको समझते हैं। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के दौरान औसत खर्च क्रमशः 8,400 मासिक, 10,080 रुपये मासिक और 10,608 रुपये मासिक हैं, और आगे लिखा है वार्षिक बचत इनकी हो रही 8,640 रुपये। तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। एक वर्ष में बात करें, एक वर्ष में हम देखिए यहाँ पे माह में प्रश्न है ना, तो एक वर्ष में पता है कि 12 माह होते हैं, तो 12 माह की कुल कंडीशन दी है। पहले 3 माह का औसत खर्च इतना है, अगले 4 माह का इतना है और अगले 5 माह का इतना है, तो इन सभी का कुल निकाल लेंगे, कुल खर्च कितना है, और जैसे ही कुल खर्च आ जाएगा उसमें हम कितना प्लस कर देंगे, जो बचत है इसको भी प्लस कर देंगे, तो टोटल जो 12 माह है उसकी आय आ जाएगी, और 12 माह की आय में 12 से भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। चलिए हम समझते हैं। 3 माह का कुल के लिए देखिए संख्या इंटू औसत, औसत कितना है यहाँ पर 8,400, है ना। इसी प्रकार से 4 माह का औसत कितना है, संख्या इंटू 10,080। इसी प्रकार से 5 माह का औसत है 10,608। गुणा कर लीजिएगा इनको,
3 से 0 0, 3 4 12 सिलाई 1, 30 8 2 8 24 और 1 25, 25 है 200। अब 0 8 चौके 32 4, इतना आ गया 4 माह का कुल। 5 माह का कुल 5 8 40, 5 6 30, 5 एकम 5, तो 5 माह का कुल इतना आ गया। यहाँ पे देखिए 3 माह, 4 माह और यहाँ पर 5 माह, ठीक है। तो इनका कुल आ गया 3 4 7 और 5 12, यानी 12 माह का कुल खर्च हमारे पास आ गया। तो इनको पहले प्लस कर लें ना, 240 320 और यहाँ पर कितना है 53 040। तो 3 4 5 माह का कुल हो जाएगा 6 5 8 और 6 5 11। तो देखिए कुल 12 माह का जो खर्च इनने किए यहाँ पर वो आ गया आपके पास कितना आ गया 1,18,560। इतना खर्च करने के बाद भी 8,640 बच रहे हैं। तो यानी कि खर्च में हम कितना और प्लस कर दें 8,640 प्लस कर दें, तो जो 12 माह की कुल आय होगी वो आ जाएगी, क्योंकि इतना खर्च कर दिए इतना बचा भी लिया। तो खर्च और बचत दोनों प्लस करेंगे तभी आय आएगी। तो देखिए कितनी हो जाएगी आय, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 की 0, असलाई 1 7 और 5 12, असलाई 1 9 9 और 8 कितने हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, असलाई 1, तो 1 और 1 2 और 1। तो 12 माह की कुल आय आई इतनी, और 12 माह में से इसमें भाग लगाएंगे तो औसत पूछा है ना मासिक, तो एवरेज आ जाएगा ना एवरेज। तो 12 से भाग लगाइए, पहले छोटी संख्या से लगाना थोड़ा इजी हो जाए। 2 से लगाएं, 2 6 12, 2 3 6, 1 बचेगा 2 3 6 0 0, 6 से ही लग रहा है डायरेक्ट। अब 6 कम 6 भाग नहीं जाने 0, 6 6 36 0 0, तो औसत आ गया 10,600। तो मासिक औसत कितना होगा उसका 10,600 होगा। तो ऑप्शन है ए, ठीक है। तो प्रश्न देखिए जितना भी बड़ा आए बस हमें उसको ध्यान से पढ़ना है और एक एक स्टेप को सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं 1 से 2 मिनट, तो इससे घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ प्रश्न आपका समय लेंगे तो कुछ प्रश्न आपका समय बचाएंगे भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ पर किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और आगे लिखा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान हमें बताना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको समझते हैं हम। देखिए पहले सोमवार, मंगलवार और बुधवार इनका औसत दिया है, तो कुल कैसे निकालेंगे, औसत 40 है तो 1 2 3 संख्या 3 हो गई, इनसे गुणा करें तो कुल आ जाएगा। कुल कितना आ गया आपके पास 4 3 12 120 डिग्री सेल्सियस, है ना। आगे लिख रहा है वो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, है ना। तो इसका औसत लिखा है 41 डिग्री सेल्सियस। तो संख्या कितनी 1 2 3, औसत में संख्या गुणा करेंगे कुल आएगा, 3 एकम 3 4 3 12, यानी कि आगे 123 डिग्री सेल्सियस। देखिए सोम मंगल बुध का कुल 120, मंगल बुध गुरु का बृहस्पति का 123। अब आगे यहाँ पर लिखा है बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पतिवार यहाँ पर है, यहाँ पे यदि 38 डिग्री सेल्सियस लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए मंगल प्लस बुध का भी मिल जाएगा, यहाँ से मंगलवार प्लस बुधवार का, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पतिवार 38 लिखा तो 38 प्लस है, उस साइड जाके इससे 123 से माइनस हो जाएगा, 123 से 38 माइनस होगा, कितना आएगा यहाँ पे 13 से 8 जाएंगे 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे 11 में से 3 जाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे कितना 8 मिलेगा 85, यानी मंगल और बुध का आपके पास कुल तापमान आ गया 85 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा किसका है, सोमवार का। जब मंगल बुध का है तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन में जाते हैं, सोम मंगल बुध, यानी मंगल बुध का माइनस कर दें तो सोमवार का निकल आएगा। इस तरीके से देखना है, मंगल बुध का है 85, तो इससे
सोम मंगल बुध का कुल है 120। तो इससे हम कितना माइनस कर दें, देखिए मंगल बुध का माइनस कर दें, तो मंगल बुध का माइनस करेंगे तो आपका सोमवार बचेगा। 120 से 85 माइनस कर दीजिए, 10 से 5 जाएंगे 5, और यहाँ पे कितना 11 में से 8 जाएंगे कितना 3, तो 35 डिग्री सेल्सियस के कौन से दिन का आ जाएगा, सोमवार का। बात समझ आ गई ना, आंसर हो गया, कोई समस्या। चलिए अब आज के लिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास लेना आपके लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत हार्ड लगता है, और इसके 2-4 सवाल सॉल्व करने में ही उनके दिमाग पूरा ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं उसके लिए काम करना ही बंद कर देता है कि भाई बहुत हो गया है ना। इसलिए मैं आपसे कहता भी हूँ कि हमारी जो क्लासेस होती हैं ना 25-30 मिनट की, उससे हम कंटेंट ही इतना लेते हैं कि जो अदर डिजिटल बोर्ड या फिर जैसे भी पढ़ाते हैं वो 1 से 2 घंटे में पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा कंटेंट हम यहाँ पर कवर करते हैं ना। चलिए हम अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, और शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई हमें बताना है। यहाँ पे समझना, टोटल छात्र कक्षा में 24, तो 6 यहाँ पर है इनकी औसत दी है, और 8 यहाँ पर है इनकी औसत। 8 और 6 कितने हो गए, 10 4 14। इसके बाद शेष कितने बच गए, 24 से 14 जाएंगे 10, यानी कि जो 10 शेष छात्र हैं इनकी औसत ऊंचाई है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई निकालना है। तो पहले सभी की कुल मालूम हो, कुल में हम क्या करेंगे 24 से भाग लगा देंगे तो औसत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 6 छात्र इनकी कुल कितनी आएगी, पहले इसका हम औसत निकालें। अब यहाँ पे समझना, देखिए 2 इकाई है मीटर और सेंटीमीटर, तो पहले 1 इकाई पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और प्लस 15, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 115 सेंटीमीटर है ना। 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, टोटल 115 सेंटीमीटर। तो इसकी औसत ऊंचाई 115 सेंटीमीटर और संख्या कितनी 6। तो कुल योग आ जाएगा आपके पास जो 6 छात्र हैं इनका, 5 6 के 30 सिलाई 3, तो 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6, तो 690 6 छात्रों को योग आ गया। इसी प्रकार अब अगले का समझते हैं। अगले कितने 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर गुणा 8, औसत इंटू संख्या, कुल योग आ जाएगा 8 5 40 60। तो देखिए जो नेक्स्ट 8 छात्र इनका कुल योग हमें मिल गया 840। तो 6 का और 8 का मिल गया। आगे लिखा शेष छात्र, शेष कितने बचे 6 और 8 14, और टोटल 24 हैं, 24 से 14 जाएंगे 10, तो शेष छात्र 10 बचे। इनका औसत है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर प्लस 11 111 सेंटीमीटर। देखिए औसत इंटू संख्या कितना आ जाएगा इनका, कुल योग आ जाएगा, आ गया योग। अब देखिए सभी सेंटीमीटर में ना, 6 का योग है, 8 का योग है कुल पता, और 10 का योग है, 6 8 14 10 24, तो टोटल 24 का कुल योग कितना होगा, इन सभी को जोड़ दें, 690 840 प्लस 1114, तो कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है 24, तो एवरेज निकल आएगा ना यहाँ से। तो देखिए इनको जोड़ें तो कितना आएगा 0 1 4 5 5 और 9 14 सिलाई 1 2 2 8 कितने हो जाएंगे 10 10 और 6 16 सिलाई 1, तो 1 और 1 2, इतना ही होगा ना, 26 40 बटे 24। बात समझ आ गई। यहाँ पर एवरेज निकालना है। देखिए हम डायरेक्ट 24 से भी काटते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 24 से कम 24 2 बचेंगे, 24 से कम 24 और 0, कोई समस्या। लेकिन एवरेज आया हमारा किस में सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर चेंज कर लिया था, लेकिन ऑप्शन हमारे मीटर में है, तो कोई बात नहीं। 110 सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लाएँ, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0 से 0 कट गई। अब 10 से भाग लाएंगे, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव,
1.1 इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, मीटर। औसत, इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई आ जाएगी, तो ऑप्शन हो गया डी वाला। ठीक है, चलिए आज हम इतने ही प्रश्न सॉल्व करते हैं, इससे आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगी। और हमारे ट्विटर, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको और मुझसे रिलेटेड या आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।